मेरा ये था प्रश्न, कहीं ना कहीं हिंदू समाज में ऐसी धारणा है, हिंदू समाज ये सोचता है कि नहीं, भाईचारा कहीं ना कहीं बना हुआ है, और जो जहाँ जैसे उदयपुर में हुआ तो वो व्यक्ति गलत होगा या वो मुस्लिम गलत है। सभी मुस्लिम इस प्रकार से नहीं सोचते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा नैरेटिव हिंदू समाज के लोगों के दिमाग में बना हुआ है कि सब एक समान नहीं है। अपने देश के एक उस समय रक्षा मंत्री थे, वित्त मंत्री रहे, उनने एक शब्द का प्रयोग करा भारत की संसद के अंदर खड़े होकर, ठीक है। वो शब्द का प्रयोग क्या था? सैफरन टेररिज्म, भगवा आतंकवाद। आप डालो ना भगवा दुपट्टा गले में देख के आतंकवादी हो, तो आपके विषय में उनने शब्द खड़ा करा भगवा आतंकवाद। अब आप मुझे बताओ, वो हरा आतंकवाद कहने की हिम्मत कर सकते थे क्या? आज तक दुनिया भर में जो चलता है, तो इस्लामिक टेररिज्म शब्द का उल्लेख कर सकते हैं क्या? ताकत है किसी की यहां पार्लियामेंट में जाकर उल्लेख करने की? अब ये छोटे छोटे बीज हैं। देखो, जैसे ही सैफरन टेररिज्म शब्द का प्रयोग करा गया, ये भी नैरेटिव खड़ा करने की ताकत है। अब क्या होगा? आप जानते हो कि भाई ये समाज जरा पढ़ा लिखा, शांत स्वभाव का, सहिष्णु, बुद्धिजीवी प्रकार का समाज है। वो चर्चा करना शुरू करेगा, सही में सैफरन टेररिज्म तो नहीं हो रहा, ये जो वैलेंटाइन डे पे जाकर जोड़ों को उठा रहे हैं ये टेररिस्ट तो नहीं है। ये प्रकार की चीजें जो है चलनी शुरू हो जाएंगी। ये भी सारे नैरेटिव सेट करने के शुरू तरीके होते हैं। मैं आपको एक और उदाहरण दूंगा, जैसे कैसे, चूंकि बहुत सारी इन चीजों में राजनीति भी इन्वॉल्व होती है, इसलिए उदाहरण समझने आवश्यक है। बिहार का चुनाव चल रहा था। अब एक पत्रकार आया, उस पत्रकार ने एक प्रश्न पूछा। पत्रकार ने प्रश्न पूछा आरक्षण के विषय में, आरक्षण रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। उत्तर क्या आया? पूज्य सरसंघ चालक जी का उत्तर था। उत्तर क्या आया? उत्तर यह था कि आरक्षण रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, यह निर्णय जिनको आरक्षण मिल रहा है वो ही करेंगे, वो ही समाज तय करेगा। समय समय पर सभ्य समाज में हर चीज की समीक्षा होती है, कोर्स करेक्शन जो होना चाहिए वो होना चाहिए, पर हम पूर्ण रूप से आरक्षण का समर्थन करते हैं। बहुत सिंपल सी बात है कि इस देश में जब तक छुआछूत और भेदभाव समाप्त नहीं होगा, जब तक एक भी अलग कुआं, एक भी अलग मंदिर, एक भी अलग शमशान बना रहेगा, तब तक आरक्षण क्यों समाप्त होना चाहिए? बरसों ये हुआ ना, हमारे पुराने पुरखे हमको सुना देते थे कि हमारे घर के सामने से निकलते थे तो हम चप्पल सर पे रख के जाने के लिए बोलते थे। आपने बरसों अगर शिक्षा से, अवसरों से वंचित रखा है, तो उस समाज को कुछ अवसर तो देने पड़ेंगे। हम एक मेडिकल साइंस में एक एक्सपेरिमेंट सुनते थे, पावलोव्स एक्सपेरिमेंट करके, कि चूहे पैदा हुए तो कुछ चूहों की आंखें फोड़ दी गई और उनको एक अंधेरे कमरे में आंख वाले चूहे और बिना आंख वाले चूहों को रखना गया। फिर चूहों का प्रजनन होता है, हर महीने 2 महीने में चूहे पैदा होते जाते हैं। उनको बिल्कुल अंधेरे कमरे में रखा गया, यानी वहां एक भी बूंद लाइट की नहीं आती थी। 10-15 पीढ़ी बाद जो चूहे पैदा हुए, वो चूहे अंधे पैदा होना शुरू हो गए। उनके माँ बाप अंधे नहीं थे, वो अंधे पैदा होना शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि प्रकृति ने मान लिया कि इनको आंख की जरूरत ही नहीं है, ये तो अंधे जगह पर ही रहते हैं। तो आपने अगर किसी समाज को, चाहे अनुसूचित जाति हो या जनजाति, वर्षों तक शिक्षा विक्षा हर चीज से वंचित रखा, तो कुछ समय विशेष अवसर तो देने पड़ेंगे। और मैं जो दे रहा हूं मेरे भाई को ही दे रहा हूं ना, और जो ले रहा है उसके मन में भी भाव चाहिए कि मैं जो ले रहा हूं मेरे भाव से, मेरे भाई से ही ले रहा हूं ना। तो ये सारी चीजें जब करना शुरू होंगे तो कहीं ना कहीं, अब उनने प्रश्न करना शुरू कर दिया, खड़ा करना शुरू कर दिया, ये तो विरोध करते हैं। अरे आपने पूछा नहीं, आपने बातें नहीं, कहीं ना कहीं से एक शब्द पकड़ा और बस उस शब्द को तेजी से चलाना शुरू कर दिया। आप में से कितने लोग अभी यहां बैठे हैं जो डीलिस्टिंग के विषय से परिचित हैं? 2 लोग हैं। तो दीदी, जो खाली समय रहता है उसमें ये होमवर्क दीजिए। आप यहाँ पर अभी बैठे हैं, ये एक केस स्टडी के रूप में हो सकता है। अभी के समय में डीलिस्टिंग का विषय क्या है, इस पर थोड़ा सा अध्ययन करेंगे, है ना। आपके धर्म परिवर्तन होते जाएं और आप धर्म परिवर्तन होने के बावजूद भी वही लाभ लेते जाएं जो कि मूल समाज को लेना चाहिए था, और मूल समाज अभी भी उससे वंचित रहता जाए, तो कहीं ना कहीं इस पर प्रश्न तो खड़े करने पड़ेंगे कि कैसे हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन इस तरीके का विषय उनने चेंज करना शुरू कर दिया। अब यहां देखो, फिर विषय है, आपकी निगाहें कहीं हैं, आपका निशाना कहीं है। आपको करना राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति है, पर आपने एक गणित पीछे जमा रखा है कि यार इतने वोटर इधर के हैं, इतने इधर के हैं, इतने इधर के हैं, ऐसा विषय भटकाऊंगा तो ऐसे करके यहां से हमको इतना लाभ हो जाएगा। और आजकल तो गणितज्ञ, राजनीतिज्ञ भी बैठ गए हैं जो कि यही आपको तय करके इसकी भी आउटसोर्सिंग है। वो आपको ये भी तय करके बताते हैं कि विषय कौन सा उठाना है आपको, और कब उठाना है और कब नहीं उठाना है। बंगाल में जितना अत्याचार यहां सरकार वापस स्थापित होने के बाद हुआ, उसकी पर्याप्त चर्चा हमने उज्जैन में, आपने देपालपुर में, या आपने उज्जैन में राहुल जी करी क्या?
जितनी हमको करनी चाहिए थी, जितनी योजना पूर्वक करनी चाहिए था, घर घर में घुस के मर्डर हुए, बलात्कार हुए, जिसने वहां पर ऐसा जो झंडा उठाया था उसके खिलाफ सब प्रकार की प्रताड़नाएं हुई, लेकिन हम इस नैरेटिव को, हम इस कथानक को 15 दिन भी नहीं चला पाए। ये नैरेटिव की ताकत है। वहां नैरेटिव फिर मोड़ दिया गया कि सरकार चलने नहीं दे रही, जो केंद्र की सरकार है वो खिसिया गई है और इसलिए राज्य की सरकार को खड़ा नहीं होने दे रही। कुल मिलाकर आपको यह समझना होगा कि आप जिस युग में रहते हो ना, ये नैरेटिव्स का युग है। आने वाला समय जो है ये नैरेटिव्स का ही समय है। हम इस प्रकार के नेतृत्व विकास शिविर में या बुद्धिजीवियों के बीच या पढ़े लिखे लोगों के बीच जब बैठकर बात करेंगे ना, तो हमको अकल सिर्फ इतनी चाहिए कि हम ये नैरेटिव सेट कर सकते हैं कि नहीं, और गलत नैरेटिव का सही समय पर मुकाबला कर सकते हैं कि नहीं। तो अब प्रश्न ये है कि करे क्यों नहीं जाते, ऐसा हम कर क्यों नहीं पाते। तो मैं फिर आपको एक उदाहरण से ही बता रहा हूं। एक बार कुछ डॉक्टरों का कार्यक्रम था, डॉक्टरों की मीटिंग थी, तो एक ने पूछ लिया कि भाई डॉक्टर्स की पब्लिक लाइफ में जो भूमिका है पॉलिटिक्स या अन्य जगहों पर, ये बढ़नी चाहिए कि नहीं। तो दत्ता जी उनको बोले कि कौन रोक रहा है आपको बढ़ने से, आप उसमें इच्छुक हो तो आप आकर करो, आपने बढ़ाना चाहिए। बोले पर ये सोचो क्यों नहीं बढ़ रही। तो दत्ता जी ने एक आंकड़ा दिया, उन्होंने कहा कि मैं दुनिया भर का आंकड़ा देखता हूं तो लॉयर्स या वकील जो हैं ये सबसे बड़ी संख्या में पब्लिक लाइफ में आते हैं। दूसरे बड़ी संख्या जो है वो मेडिकल प्रोफेशन वाले लोगों की है। बोले पर इनकी दो समस्या हैं। बोले क्या। तो बोले एक तो बहुत व्यस्त हैं, समय नहीं निकाल पाते हैं, और दूसरी क्या। तो दूसरी बोले बहुत अधिक बुद्धि है, इकट्ठा ही नहीं हो पाते हैं। तो अब दूसरी समस्या यह है कि जब हम अति बुद्धिजीवी हो जाते हैं ना, तो फिर हमको इकट्ठा होने की क्षमता हमारी कम होने लगती है। तो अब ये सारी कहानी हमने 4 उदाहरणों से जो समझी, आप इस पर तो चर्चा करेंगे ही बाद में। मैं ये समझाने की कोशिश करता हूं कि नैरेटिव सेट कैसे होता है। हम अगर ये समझ जाएंगे तो अब उदाहरण से नहीं, अब मैं थ्योरी में जा रहा हूं, तो हमको ये समझ में आने लगेगा कि हमको क्या करना है। देखो, नैरेटिव के मूल में सबसे पहले जो विषय है ना, वो है अध्ययन। अगर हमारा विषयों का अध्ययन नहीं है, अगर हमारी टीम में, हमारे साथ के लोगों में अलग अलग प्रकार के विषयों का अध्ययन कर कर उस विषय को रख सकने वाली क्षमता के लोग नहीं हैं, तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। तो एक, अगर हमने नैरेटिव का मुकाबला करना है या नैरेटिव सेट करना है, तो हमको जो पहली चीज चाहिए वो चाहिए, हमको अध्ययन करने की क्षमता चाहिए, तर्क चाहिए, और तर्क बिना तथ्य के नहीं होते। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात की नहीं। आप अगर बहुत ज्यादा थ्योरी में बातें करने लगेंगे, तर्कों में बातें करने लगेंगे, बहुत अच्छे तर्क भी देंगे, पर अगर तथ्य से उसको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे तो नहीं हो पाएगा काम। तो पहला चीज आपको जो चाहिए वो अध्ययन चाहिए, और अध्ययन तथ्यों पर आधारित चाहिए। हमको यह हैबिट चाहिए कि हम डेटा निकाल सकें, उस डेटा का अध्ययन कर सकें और उस डेटा से इंटरप्रेट कर सकें। तो पहला चीज जो हमको चाहिए वो अध्ययन चाहिए। दूसरा क्या चाहिए। तो एक हिंदी में कहावत है, अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता। आपको टीम वर्क चाहिए। एक राहुल जी की ताकत कितनी है, लेकिन अब राहुल जी के साथ हमने रामचंद्र जी को भी मिला दिया, हमने आपको भी मिला, भरत जी को भी मिला दिया, इनको भी मिला दिया, निशान जी को भी मिला दिया, सबको मिला दिया। अब ताकत कितनी हो गई। तो हमारी जो टीम वर्क करने की आदत है, हमारी जो नेटवर्किंग करने की क्षमता है, ये नेटवर्किंग और टीम वर्क करने की क्षमता का कहीं ना कहीं अभाव है। तो जो नैरेटिव सेट कर सकते हैं, उन नैरेटिव सेट करने वाले लोगों का समन्वय, उन नैरेटिव सेट करने वाले लोगों का टीम वर्क, ये दूसरी चीज है जिसकी क्या आवश्यकता है। हमने पढ़ाई तो कर ली, अध्ययन करके तथ्य और तर्क तो निकाल लिए, पर इन तथ्यों और तर्कों को कहने वाले लोग कितने हैं। 2 हैं, 4 हैं, 20 हैं, 40 हैं, 200 हैं, 400 कि 2000, 4000, इससे अंतर पड़ता है। तो दूसरी चीज जो चाहिए वो टीम वर्क चाहिए। तीसरा चीज, हमको नई तकनीक का अंगीकरण करना आवश्यक है। अगर ये सोशल मीडिया का युग है तो सोशल मीडिया पर अपनी बातें कहना आवश्यक है। हमने खूब सुना होगा और आज भी वही सत्य है। आज भी बड़े बड़े संगठनों का काम, चाहे संघ हो चाहे अन्य प्रकार हो, किसी भी संगठन का काम जमीन पर उतरे बिना नहीं चल सकता, मोबाइल पर नहीं चल सकता, लेकिन मोबाइल की सत्यता को नकारा भी नहीं जा सकता। अब आप सोचो कितना वो लगता होगा, कैसी प्लानिंग लगती होगी, किस प्रकार की चीजें लगती होंगी। ग्राउंड वर्क की यूटिलिटी अभी भी उतनी है। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। तो हमने सबने सुना है कि छत्रपति शिवाजी महाराज जो हैं, वो जब उन पर आजम खान पर मिलने के लिए गए और किस योजना से उनने वध करा। इसका एक गणित बताता हूं मैं आपको। इसका बड़े हिस्टोरियन है एक भारत के, उनने स्टडी करा और उनने जो इसको बताया। अब देखिए क्या हुआ था। वो अंदर गए तो बाहर 6 सिपाहियों को लेकर गए थे,
उन 6 सिपाहियों को उनने कहा कि अंदर से तुमको जैसे ही चीख सुनाई दे तुम ये दुदुम्बी बजा देना, और बाहर खड़ी सेना को बोला कि जैसे ही तुमको इस दुदुम्बी की आवाज सुनाई दे तुम हमला कर देना। वो अंदर गए, उसने गले लगाया, हमला करने की कोशिश करी। ये छोटे थे, अपनी हाइट का लाभ उठाया और इनने पहले हमला कर दिया। जैसे ही हमला कर दिया, दर्द हुआ, वो चीखा, बाहर से दुदुम्बी बजी। जब बजी तो बाहर सेनाओं को पता चला और मराठा सेना ने हमला कर दिया। उस हिस्टोरियन ने स्टडी करा एक मॉडल बना के कि इस पूरे काम को करने में कितना समय लगा होगा। तो एक व्यक्ति जो अंदर, हम अभी मान लें कि वध करने गया, एक व्यक्ति जो अंदर वध करके गया, उसके वध करने से पूरी सेना को एक्टिवेट होने में जो समय लगा वो 3.76 सेकंड था। हजारों लोगों को सूचना हो गई और सेना ने हमला कर दिया। आज आप बताओ, अभी पता चला अगर मोबाइल से भी सूचना करनी हो ना, तो पहला तो वो आइडिया की लेडी बोलने लगेगी, फिर पता चलेगा नेटवर्क नहीं मिला। 3.76 सेकंड में तो कोई सूचना नहीं जानी। बाद में छत्रपति शिवाजी से पूछा गया कि भाई अगर आप पर वार हो जाता तो उनका उत्तर था, चीखता तो मैं भी। यानी तब भी बाहर से वो यंत्र बजता, तब भी वो सेना हमला करती। तो ये योजना का पक्ष रहता है। आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो कितनी तेजी से नीचे जाती है, वो ये तय करेगा कि आप सफल हो कि नहीं हो। तो तीसरा जो बड़ा विषय है अध्ययन और टीम वर्क के बाद, वो टाइमिंग है। नई चीजों का आप अंगीकरण करिए, नई चीजों को स्वीकार करिए, पर आपकी टाइमिंग सही है कि नहीं। अब द्रौपदी मुर्मू जी के राष्ट्रपति बनने के बाद उनके खिलाफ जिन लोगों ने विषय चलाया, मैं एक हद तक तो उन्हें समाज का गद्दार कहूंगा। ये जो समाज के गद्दार हैं जिनने विषय चलाया, अब अगर आप उनके खिलाफ जाकर राहुल जी लिखेंगे ना, तो उसका कोई आपको डिविडेंड नहीं मिलने वाला, क्योंकि कह देंगे कि बन तो वही राष्ट्रपति है, बोला होगा 10 लोगों ने, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन वो समय हमने वो पकड़ा कि नहीं, उस समय हमने उनको उजागर करा कि नहीं। तो नैरेटिव सेट करने में जो चौथी बड़ी चीज लगती है वो रखती है टाइमिंग। आपको अध्ययन चाहिए, अध्ययन करी हुई बातों को फैलाने के लिए एक अच्छा टीम वर्क चाहिए, एक लोगों की फौज चाहिए जो कर सके। ये टीम जब बातों को फैलाती है तो ये घर घर जाकर कुंडी खटखटाकर, दरवाजे खटखटाकर बोलने का अब युग नहीं रहा। जिन लोगों ने इमरजेंसी का समय देखा, हमने सुना, हमारे परिवारों ने इमरजेंसी में मीसा की यातनाएं भी झेली, मेरे दादा ने और अन्य लोगों ने, तो हमने उनसे सुना कि किस तरीके से पर्चे बटा करते थे। पिताजी मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं तो बताते हैं कि किस तरीके से मेडिकल कॉलेज से निकलकर पर्चे बांटते हैं। आज तो पर्चे बांटने का युग नहीं है, आज तो आपके पास टेक्नोलॉजी उपलब्ध है। तो टेक्नोलॉजी का हमने इस चीज में उपयोग करना, टीम वर्क के साथ उपयोग करना पर्याप्त सीख लिया है कि नहीं। और चौथी चीज, हमारी टाइमिंग ठीक बैठती है कि नहीं बैठती है, हम ठीक समय पर ठीक तेजी से हम कर पाते हैं कि नहीं। और पांचवी चीज टाइमिंग के बाद है स्पीड ऑफ डिलीवरी। अकेला टाइमिंग महत्वपूर्ण नहीं है कि आपने ठीक समय पर शुरू करा कि नहीं, आपने कितने समय में उस विषय को पूरा कर लिया। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात की नहीं। अगर ये विषय अगले 48 घंटे 72 घंटे में ही नीचे पहुंच जाना चाहिए था, और अगर आप उसे 15 दिन में पहुंचाएंगे तो कोई काम का नहीं फिर वो। तो टाइमिंग होता है कि आपने कितनी, भाई मैं फिर उदाहरण देता हूं, क्रिकेट का शॉट खेलेंगे ना, तो आपकी टाइमिंग सही होनी चाहिए, पर टाइमिंग के साथ ताकत भी तो होना चाहिए ना, तब तो वो जाकर बॉल सीमा रेखा के पार पहुंचेगी। तो आपकी टाइमिंग ठीक है कि नहीं, ये एक विषय है। लेकिन स्पीड ऑफ डिलीवरी, वो जो मैसेज पहुंच रहा है, जो संदेश नीचे जा रहा है, वो ठीक गति से नीचे पहुंच पा रहा है कि नहीं, ये एक और विषय है। अब आप सारे उदाहरण उठाकर देखिएगा तो नेगेटिव या पॉजिटिव, हमने खड़े करे हों या किसी ने खड़े करे हों, सारे नैरेटिव्स का आधार यही होता है, वो अध्ययन कर रखते हैं। जब अध्ययन करते हैं तो विषय आधारित तात्कालिक समय के अनुकूल अध्ययन बस नहीं करते, वो तो सब विषयों का। आपके विषय होंगे ना, एक कोई इस्लाम के विषय में बड़ा अच्छा अध्ययन कर सकता है, एक भारत की जनजातीय परंपरा के बारे में बहुत अच्छा अध्ययन कर सकता है, एक भारत के एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के बारे में बहुत अच्छा अध्ययन कर सकता है, तो चौथे को भारत के पॉलिटिकल सिस्टम की समझ बहुत अच्छी है। हम आम आदमी पार्टी तरीके का नैरेटिव बहुत अच्छा पहचान सकते हैं, तो कोई अगला आदमी लेफ्ट का पहचान सकता है, तो अगला आदमी भारत के इतिहास से किस तरीके की छेड़छाड़ की गई वो इतिहास का विषय बहुत अच्छे से पहचान सकता है। अब ये सारे एक ही व्यक्ति में तो गुण नहीं हो सकते, लेकिन ये सारे गुणों वाली व्यक्ति मिल जाए तो किसी भी प्रकार का नैरेटिव खड़ा कर सकते हैं। तो अध्ययन जो हमें चाहिए वो तात्कालिक, आज के समय, आज के विषयों का नहीं चाहिए, हमारे सामने जो चिरस्थायी प्रश्न है उनका भी अध्ययन चाहिए। तो फिर हमको यह भी समझ चाहिए कि हमारे सामने प्रश्न कौन कौन से खड़े किए जाते हैं, यही खड़े किए जाते हैं ना। हिंदू कौन, ये हिंदू है कि नहीं है, राष्ट्र से आपका मतलब क्या, धर्म से आपका मतलब क्या, अनुसूचित जाति को लेकर विषय, अनुसूचित जनजाति को लेकर विषय, इस्लाम को लेकर विषय, मिशनरी को लेकर विषय, भारत की संकल्पना, भारत की परिकल्पना को लेकर विषय, त्योहारों के बारे में विषय, मान्यताओं के बारे में विषय, व्यवस्थाओं के बारे में विषय,
तो ये सारे प्रश्न खड़े किए जाते हैं। हमको प्रश्न पता है तो हमारे पास प्रश्नों की लिस्टिंग है कि नहीं? प्रश्नों की लिस्टिंग हो जाने के बाद अभी हमारे सामने जो विषय आते हैं वो विषय क्या हो सकते हैं, उनकी लिस्टिंग है कि नहीं? हम कितनी जल्दी उस पर रिएक्ट कर सकते हैं, कितनी जल्दी हम उनको विषय खड़ा कर सकते हैं, ये चीज हमारी जानकारी में है कि नहीं? तो पहला हमारा अध्ययन का एक अच्छा बैंक चाहिए हमारे अंदर, हमारे साथ के लोगों में। उसके बाद हमारे को टीम बनाने की हम में प्रतिभा है कि नहीं? हम 10, 20, 25 लोगों को खड़ा कर सकते हैं कि नहीं? थिंक टैंक जैसा खड़ा कर सकते हैं कि नहीं? सही समय पर सही विषय उठा सकते हैं कि नहीं? सही तकनीक से सही विषय उठा सकते हैं कि नहीं? और सही तकनीक से विषय उठाने के बाद सही स्पीड से उस विषय को अपने गंतव्य तक पहुंचा सकते हैं कि नहीं? ये ही नैरेटिव खड़ा करने की, मैं चिकित्सक हूं तो हर बार वो शब्द फंस जाते हैं मुंह में, हम शब्द प्रयोग करते हैं पैथोजेनेसिस। बीमारी जब आती है शरीर में और जब उसका प्रगटीकरण होता है, इसके बीच की जो प्रक्रिया है ये पैथोजेनेसिस कहलाती है। तो नैरेटिव का पैथोजेनेसिस यही है, विचार से अध्ययन, अध्ययन से टीम वर्क, टीम वर्क से प्रसारण, प्रसारण सही समय पर और प्रसारण सही तेजी से, ऐसे ही नैरेटिव खड़े कराए जाते हैं। मैं फिर दोहरा रहा हूं अंतिम इस बात को कि ये नैरेटिव का युग है। आपके विचारों से, आप विचारवान देश के विचारवान लोग हो और आपने विचारों से ही दुनिया पर राज करा है, आपने कभी अस्त्र शस्त्र से राज नहीं करा। भारत का विचार ही दुनिया पर हावी रहा है और उसी को कमजोर करने की कोशिश की गई। तो जो देश ही विचारों पर आधारित है उसको हमेशा के लिए कमजोर करने का तरीका उस देश का विचार ही कमजोर कर देने का तरीका है, और ये नैरेटिव के माध्यम से किया जाता है। हमको ये बुद्धि चाहिए कि हम वो पहचान सकें, हमको ये बुद्धि चाहिए कि बिना डरे बिना झिझके हम उस नैरेटिव को काउंटर कर सकें। और जीवन भर सिर्फ काउंटर नहीं करेंगे, आप अगर कमजोरी का आकलन करना शुरू करेंगे तो जितनी कमजोरियां आप में हैं उससे कहीं ज्यादा कमजोरियां उन लोगों में हैं जो ये नैरेटिव खड़ा करते हैं। उनकी कमजोरियां उजागर करके अपने नैरेटिव खड़ा करना भी शुरू करेंगे।